चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4। अब बेसिकली देखें, हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग से मुराद क्या है? हमने कहा जी चीज़ों को रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल चीज़ों को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, अकाउंट फॉल करना, बेसिकली उनको लिख लेना किसी रजिस्टर के अंदर, अकाउंटिंग कहलाता है। अब बेटा, अकाउंटिंग के दो तरीके यूज होते हैं। अकाउंटिंग हमारे यहाँ दो तरह से यूज होती है। नंबर वन, अच्छा उससे भी पहले हम एक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट। इस कंसेप्ट से क्या मुराद है बच्चा? लॉ कहता है कि देखो, स्टैंडर्ड कहता है कि जिस पीरियड की इनकम है वो उसी पीरियड में ही रिकॉर्ड होनी चाहिए, जिस पीरियड का एक्सपेंस है वो भी उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पिछले साल का कोई एक्सपेंस किया हुआ था और आप उसको अगले साल में जाके रिकॉर्ड करें। तो ये एक बड़ी भोंडी सी हरकत हो जाती है, जिस तरह हमारे यहाँ नॉर्मली सियासत के अंदर होता है। क्या होता है? अच्छा यार, जब लाइव बच्चे क्लास में मौजूद होते हैं ना, मेरा पढ़ाने का लेवल और ही हो जाता है, एक अलग ही मजा आता है। रिकॉर्ड करते वक्त ना वो चीज़ नहीं रहती, बड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो लिहाजा कोशिश क्या करें, लाइव क्लास में आ जाया करें। ये लाइट या इसकी नेट के इश्यूज ना हो तो वो फिर और चीज़ है, लेकिन कोशिश किया करें कि आ जाया करें। इसमें एक बड़ा मजा आता है जब रिसिपिएंट सामने होते हैं। अच्छा, तो क्या होता है बेटा कि जिस तरह हमारी सियासत में होता है कि एक बंदा हुकूमत करके जाता है, दूसरा आता है तो वो सारा बर्डन अपनी नाकामी का पिछली हुकूमत पे डाल देता है। अब हम फेसबुक के ऊपर बैठे होते हैं तो वहां पे बड़े बड़े अरस्तू सियासतदान, क्या कहते हैं, 10-10 12-12 साल के जो हाईली क्वालिफाइड बच्चे होते हैं, वो बैठ के तबसरे कर रहे होते हैं कि जनाब ये तो पिछली हुकूमत का सारा गन था, उसने किया हुआ था ये वो। तो जो रीजनेबल बंदा होता है या सेंसिबल बंदे होते हैं थोड़े बहुत, वो कहते हैं कि देखो यार, पिछली हुकूमत का इफेक्ट तो हो सकता है लेकिन इतना मेजर नहीं है भाई, आप किस लिए आए हो? अगर आपने भी वही कुछ करना था जो पिछली हुकूमत कर रही है, आप उसको सुधार नहीं सकते, तो भैया फिर आपके आने का फायदा। सिमिलरली यही चीज अकाउंटिंग के अंदर है कि देखो भाई, जिसका किया धरा है उसी के सर दो, किसी दूसरे के सर पे ना मारो। अब पिछले साल का एक्सपेंस है, आप उसको इस साल में रिकॉर्ड करके इस साल का प्रॉफिट कम कर रहे हो, क्यों भाई? वजह, हालांकि वो खर्चे तो पिछले साल वालों ने किए, अयाशी वो कर गए, बिल हम भरे, ये तो कोई सीन नहीं है ना। तो क्या हुआ? अकाउंटिंग का प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई देखो, जो क्या कहते हैं, अयाशी करेगा, खर्चा भी वो ही बर्दाश्त करेगा। इसको कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। इसको कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट के जिस साल का खर्चा हो, जिस साल की इनकम हो, उसी साल में वो रिकॉर्ड हो जैसे वो रिलेट कर रही है, किसी दूसरे पीरियड में ना हो। इसको कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। अब बेटा, यहाँ पे हमारे यहाँ दो तरीके की अकाउंटिंग यूज होती है। एक तरीका तो होता है हमारे पास कैश बेस कहलाता है, कैश बेस अकाउंटिंग। और दूसरा होता है अक्रूवल, अक्रूवल मेथड, अक्रूवल बेस अकाउंटिंग या अक्रूवल मेथड या अक्रूवल मेथड, इसको कई तरीकों से कहा जाता है। कैश बेस अकाउंटिंग वाला प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि भैया देखो, आपकी इनकम तब आप अपने पास लिखेंगे जब आपके पास पैसा आ जाए, और आप अपना एक्सपेंस तब रिकॉर्ड करेंगे जब आपसे पैसा चला जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो किस टाइम की इनकम थी, किस टाइम का एक्सपेंस था। से कि हमारा इस साल में एक्सपेंस हुआ, हमने पैसे नहीं दिए, हम अगले साल में जाके पैसे देंगे, तो क्या होगा? वो अगले साल का ही एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। तो ये है कैश बेस अकाउंटिंग, जो कि मैचिंग कंसेप्ट के साथ मैच नहीं होती। कि भाई देखो, खर्चा तुम अभी कर रहे हो, एक्सपेंस तुम अभी कर रहे हो, मौजे तुम अभी कर रहे हो, पैसे चाहे अगले साल पे कर रहे हो, लेकिन है तो तुम्हारे रिलेटेड। तो कैश बेस अकाउंटिंग जो नॉर्मली यूज करते हैं वो इंडिविजुअल करते हैं, मतलब आम इंडिविजुअल बिजनेसमैन, इंटरप्रेन्योर, वो यूज कर रहा होता है, वो कैश बेस अकाउंटिंग यूज कर रहा होता है। उसके रीजन कि उसके ऊपर कोई इस तरह के लॉज रेगुलेशन नहीं लगते, उसके कोई बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स नहीं होते, उसके कोई बहुत ज्यादा लंबे चौड़े खाते नहीं होते, उसने रेगुलेटरी बॉडीज को नहीं अवेयर कर रहा होता, तो लिहाजा उसके ऊपर कोई लॉ नहीं लगता। उसे कहते हैं कि भाई देख, तेरा ही पैसा है, तेरा ही खर्चा है, तेरा ही एक्सपेंस है, तो इस साल प्रॉफिट बढ़ा ले या अगले साल बढ़ा ले, मसला तो सिर्फ तेरा ही है ना, किसी और बंदे का तो इसमें इश्यू है ही नहीं। आप इस साल प्रॉफिट बढ़ा लो या अगले साल बढ़ा लो, आपका अपना ही नुकसान है। मसला तो तब आता है ना कि जब उसके अंदर एक से ज्यादा स्टेक होल्डर हो, जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाए, जब वो कंपनी बन जाए, जब उसके अंदर रेगुलेटरी बॉडीज इन्वॉल्व हो जाए, तो तब लॉ कहता है कि नहीं भाई, अब ना तो ये पैसा तुम्हारा है, ना तो ये प्रॉफिट तुम्हारा है, और ना तो ये बिजनेस तुम्हारा है पूरे का पूरा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी और की अय्याशी का खर्चा हम बर्दाश्त करें।
तो लिहाजा जिस साल की अय्याशी होगी, जिस टाइम की अय्याशी होगी, उसी टाइम में ही रिकॉर्ड करनी है, चाहे पैसे पे करो या ना करो। तो लिहाजा कैश बेस अकाउंटिंग क्या कहती है कि आप इनकम तब रिकॉर्ड करोगे जब आपके पास पैसा आ जाए, एक्सपेंस तब रिकॉर्ड करोगे जब आपके हाथ से पैसा चला जाए। तो इसमें क्या होगा, अगर तो हमारी क्रेडिट सेल है, से मैं वन नोट ओपन कर लूं, हम एंट्रीज देखते जाए उनके साथ साथ। अच्छा भाई क्या हो गया तुझे, वन नोट ओपन कर जरा एक मिनट। क्या है भाई, तुझे मसला क्या है? से क्या दौरे पड़ रहे हैं? तो बांधो भाई। अच्छा। अच्छा जी, तो अगर तो हमारी कैश के ऊपर से कि हमने किसी पीरियड में जाके हमने 2016 में एक क्रेडिट सेल की थी, ठीक है, क्रेडिट सेल, और वो हमारी सेल क्या थी, से के 1 लाख रुपए की या 50,000 की या कुछ भी हमारी सेल थी जो हमने रिकॉर्ड करनी थी। अब अगर तो हम चल रहे हैं कैश बेस के ऊपर, तो हम ये देखेंगे कि क्या हमें उसी पीरियड में उसके अगेंस्ट में पैसा आया है या नहीं आया, ठीक है। अब कैश बेस अकाउंटिंग कहती है कि अगर तो पैसा आएगा तो आप अपनी इनकम रिकॉर्ड करेंगे, अगर तो पैसा नहीं आता तो आपकी इनकम वो नहीं होगी। ये हमारे पास एक जनरल प्रिंसिपल मौजूद है। अगर 2016 में हमने क्रेडिट सेल की और पैसा इसका हमें 2017 में मिला, तो 2016 में हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? कैश बेस के ऊपर क्या कहता है, जब आपकी पैसा आ जाए तब आपकी इनकम होगी। लेकिन अक्रूवल बेस क्या कहती है? अक्रूवल बेस कहती है कि देखो भाई, जब खर्चा हो गया, जब आपने उसका बेनिफिट ले लिया, उसी साल में आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देना है, चाहे आपने पैसे पे किए हैं या नहीं किए। और अगर आपकी इनकम वर्चुअली सर्टन हो गई है, मतलब आपने अपनी सर्विसेज दे दी हैं, अब आप यकीनी हैं कि आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, चाहे पैसे मिले ना मिले आप इनकम रिकॉर्ड कर लें, तो ये होता है हमारा अक्रूवल बेसिंग कंसेप्ट। तो अक्रूवल मैचिंग कंसेप्ट, रिकॉर्डिंग इनकम व्हेन दे आर अर्नड एंड नॉट व्हेन दे आर रिसीव। अर्नड से मुराद होता है कमा लेना, रिसीव और अर्न में फर्क है। रिसीव से मतलब पैसे का आ जाना, अर्न से मतलब इनकम का कमा लेना। अक्रूवल बेस में कहते हैं कि आप इनकम तब रिकॉर्ड करोगे जब आप उसको अर्न कर लोगे, ना कि जब आपके पास कैश रिसीव आएगा। एंड सिमिलरली आपने एक्सपेंस तब रिकॉर्ड करने हैं जब वो इनकर हो जाए, ना कि जब वो पेड हो। अगर एक्सपेंस इनकर हो गया से कि मैंने अपने घर में बंदा बुलाया, उसे मैंने कहा जी वायरिंग कर दो, वो वायरिंग करके चला गया और मैंने कहा जी मैं पैसे आपको अगले साल पे करूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सपेंस अगले साल का हो जाए, एक्सपेंस इसी साल का हो गया, ठीक है। तो लिहाजा इसको कहा जाता है अक्रूड एक्सपेंस या अनपेड एक्सपेंसेस कहा जाता है इनको, लेकिन ये एक्सपेंस हमारे पीरियड में ही होगा। अब हमारे यहाँ दो मेन चीजें हैं कैश बेस अकाउंट में और अक्रूवल बेसिंग अकाउंटिंग में, जो दो मेन हेड इफेक्ट होते हैं, वो होता है एक इनकम का और एक होता है एक्सपेंस का। मतलब अगर हम इसको मजीद शॉर्ट करें तो सिर्फ हमारी इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो इफेक्ट होती है कैश बेस अकाउंटिंग या अक्रूवल बेस अकाउंटिंग से, ठीक है। बैलेंस शीट में इसका जाता है इफेक्ट, बिल्कुल जाता है, उसमें हमारे अक्रूड एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, लेकिन मेजर जो प्रेमा फिशा इफेक्ट होता है, मतलब जो सामने नजर आ रहा होता है, वो मेजर होता है इनकम स्टेटमेंट में। अब इनकम की दो बिहेवियर हो सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है कि भैया हमने सर्विसेज या प्रोडक्ट दे दी लेकिन कैश नहीं आया, ये एक केस है। दूसरा केस क्या हो सकता है भाई, कि हमने कैश ले लिया, सर्विसेज नहीं दी।
मतलब हमने एडवांस ले लिया है, अभी तक हमने सर्विसेज नहीं दी। या तो ये सिनेरियो हो सकता है, या तो ये सिनेरियो हो सकता है कि हमने सर्विसेज दे दी और कैश नहीं लिया। तीसरा सिनेरियो जो होता है वो तो बिल्कुल वही कैश बेस वाला है कि हमने सर्विसेज दे दी और कैश भी आ गया इसी साल के अंदर, तो वो तो हमारी कैश सेल हो गई। असल मसला अक्रूवल में आता है जो चीजें हमारी क्रेडिट पे हो रही होती हैं या जो चीजें हमारी अनपेड चल रही होती हैं। इसी तरह ही एक्सपेंसेस के दो बिहेवियर है। नंबर वन क्या है कि भाई हमने एक्सपेंस कर लिया, कैश पे नहीं किया। दूसरा बिहेवियर क्या है, हमने कैश पे कर दिया, अभी तक एक्सपेंस रिसीव नहीं किया। हमने किसी शख्स को कहा कि आप हमारे घर में आके वायरिंग कर दें, वो कहता जी ठीक है, मुझे 20,000 आप एडवांस में दे दें, मैं अगले साल आपकी आके वायरिंग कर दूंगा। हमने 20,000 दे दिया, ठीक है, लेकिन क्या ये एक्सपेंस हुआ हमारे टाइम पे? नहीं हुआ। अगले साल में ये एक्सपेंस होना है, तो लिहाजा अगर हमने अब कैश पे कर दिया, एक्सपेंस हुआ ही नहीं है, तो इस साल क्या हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? बैचिंग कंसेप्ट कहता है कि नहीं, जिस साल में वो आपका इनकर होगा आपने उसी साल में ही रिकॉर्ड करना। ठीक है, अब हम पढ़ते चलते हैं। अक्रूड एक्सपेंस, ये कौन सी सिचुएशन है बेटा? ये वाली सिचुएशन। अक्रूड एक्सपेंस एक टर्म यूज होती है, इससे मुराद क्या है कि आपने एक्सपेंस इनकर कर दिया लेकिन अभी पैसे पे नहीं किए। नॉर्मली अगर हम कैश एक्सपेंस, हमने एक एक्सपेंस किया से, हम यहाँ पे कुछ एक्सपेंस ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। इलेक्ट्रिसिटी बिल आया हमारा, बिल हमने पे किया 3,000 का, इसकी एंट्री क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,000 का हमने पे किया इस साल में, इसकी एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ऐसी बात है, क्या ये क्लियर है? अगर हमने 3,000 का बिजली का बिल इस बार पे किया है तो ये हमारा ये हो गया। लेकिन दूसरी केस क्या है कि हमने अपनी एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कुछ किए हैं, 3,000 के ऑन क्रेडिट, कि भाई हमने बोतल बिस्किट स्नैक्स वगैरह लेके खा गए हैं, 3,000 हमने उस साल को अगले साल में देना, इस साल में नहीं देना। अब इसकी एंट्री क्या होगी? तो जाहिर सी बात है कि हमने एक्सपेंस इनकर कर लिया है, तो पक्की बात है कि पहला हेड तो सेम होगा, मतलब एक्सपेंस तो इनकर होगा ही होगा, डेबिट हमारा एक्सपेंस ही होगा। क्रेडिट क्या होगा? यहां पे तो कैश हो रहा था, कैश हो रहा था, क्यों? हमने कैश पे कर दिया था, लेकिन अब हमने कैश पे नहीं किया, लेकिन इसका डबल इफेक्ट भी हमने देना है। तो भैया अगर हमने कैश पे नहीं किया तो क्या हमने कैश पे करना है या नहीं करना अगले साल में? जी बिल्कुल, अगले साल में हमने कैश पे करना है, तो मतलब इस साल में ये हमारी लायबिलिटी रहेगी। और लायबिलिटी की जो नेचर होती है वो क्या होती है? वो क्रेडिट नेचर होती है। तो लिहाजा हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है तो हमें क्रेडिट करना होगा। पेएबल बेटा, अच्छा अब यहाँ पे जो टर्म यूज होती है हम जनरली पेएबल यूज कर लेते हैं। पेएबल बेटा स्पेसिफिकली यूज होता है हमारे क्रेडिटर्स के लिए, जिनसे हम स्टॉक्स वगैरह और वो चीजें खरीद रहे होते हैं। अक्रूड एक्सपेंसेस के लिए जो पेएबल का हेड यूज होता है, जो लायबिलिटी का, वो अक्रूड एक्सपेंस के ही नाम से होता है। ठीक है, वो अक्रूड एक्सपेंस के ही नाम से होता है। नेचर तो वही पेएबल वाली ही है, लेकिन क्योंकि हमने डिफरेंशिएट करना होता है कि भाई कौन सा पेएबल है हमारा। बैलेंस शीट के अंदर हमारा अगर एक ही पेएबल के अंदर हमारा स्टॉक वाला भी आ रहा है कि हम जिस क्रेडिटर से अपने चीजें उधार पे ले रहे हैं, और साथ में अक्रूड एक्सपेंस वाला आ रहा है, तो भाई ये कोई बात मजे की नहीं बने। ठीक है, तो लिहाजा हम इसको अक्रूड एक्सपेंस ही कहते हैं। आप पेएबल भी लिख सकते हैं, अक्रूड एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, एक्सपेंस पेएबल भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसका एग्जैक्ट नेम क्या है? अक्रूड एक्सपेंस। अब ये वाली एंट्री का इफेक्ट कहां जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में या बैलेंस में? एक्सपेंस का इफेक्ट कहां जाएगा? इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट? बिल्कुल, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको हम शॉर्टली मैं इनकम स्टेटमेंट कहूंगा, ये उसके अंदर जाएगा। ये वाला इफेक्ट कहां जाएगा?
बैलेंस शीट में जाएगा ये वाला इफेक्ट। ओके जी, ये था हमारे पास 2016। अगर आ गया हमारे पास 2017। अब 2017 में हमने ये 3000 कैश पे कर दिया। अब कैश हमारा कम हुआ, ये तो हमें पता है, कैश हमने 3000 से क्रेडिट कर दिया। और दूसरा हमारा लाइबिलिटी खत्म हो गई। लाइबिलिटी अक्रूड एक्सपेंस जो हमारा 3000 का आ रहा था वो खत्म हो गया। इसकी नेचर क्या थी? लाइबिलिटी की नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है। अगर हमने इसको कम करना है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो लिहाजा अक्रूड एक्सपेंस जो है वो हमारे 3000 से कम हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताएंगे, इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट कहाँ गया? इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में? अक्रूड एक्सपेंस का जो डेबिट किया हमने, जल्दी से बताएं। बिल्कुल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट में गया, और कैश का भी इफेक्ट बैलेंस शीट में गया, इसका भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इफेक्ट गया। तो हमें पता चला कि देखो 2016 में हमने एक एक्सपेंस किया, एक्सपेंस का लेना देना इनकम स्टेटमेंट के साथ होता है, हमने 2016 का ही प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया। हालांकि हम पे 2017 में कर रहे हैं, लेकिन हमने यहां से देखा कि भाई इसका इनकम स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है 2017 में ये। पर जी बिल्कुल, ये कैश जो है ये एसेट में जाएगा, अक्रूड एक्सपेंस जो है लाइबिलिटी में जाएगा। एक डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, नेट इफेक्ट जो है सेम रह जाएगा, बैलेंसिंग हो जाएगी फिगर। तो लिहाजा 2017-16 में हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड करके 2016 में प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया। क्यों? उसी साल का ही एक्सपेंस था। 2017 में जब हमने पे किया तो जो हमने एंट्री पास किया वो हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं कर रही। तो मतलब 2017 में एंट्री करने से हमारे प्रॉफिट को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस साल का एक्सपेंस था उसी के साथ जाके बजा है, इस साल के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये हमारी एंट्री होती है नॉर्मली अक्रूड एक्सपेंसेस की। अक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमने एक्सपेंस इनकर कर लिए, पेमेंट नहीं की। दूसरा केस क्या है कि हमने कैश पे कर दिया लेकिन अभी तक एक्सपेंस इनकर नहीं किया। से एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने एडवांस दिया, एडवांस टू क्लीनर, हमने क्लीनर को एडवांस दिया 5000 रुपए का, जो कि उसने हमें नेक्स्ट ईयर में सर्विसेज देनी है, या उसने अभी तक हमें सर्विसेज नहीं दी, ईयर एंड हो गया हमें सर्विसेज नहीं दी। तो देखो भाई, अब यहाँ पे हम इसकी पहले डबल एंट्री पास करते हैं। पहला इफेक्ट क्या जाना है? हमें साफ नजर आ रहा है कैश का, कि भैया कैश क्या हो रहा है? पे कर रहे हैं, हमारा कैश तो कम हो रहा है, तो हमें पता है हमने कैश को तो क्रेडिट कर देना है 5000 से। डेबिट का इफेक्ट कहां पे जाएगा? डेबिट का इफेक्ट हमारा एडवांस या प्रीपेमेंट एक्सपेंसेस या एडवांस एक्सपेंसेस, बेहतर वर्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, वो यूज करें। एडवांस एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे डेबिट कर लिया, तो क्या हुआ? हमारा कैश कम हो गया, एडवांस एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। अब एडवांस एक्सपेंस जो है वो, इसका इफेक्ट मुझे बताएं, इनकम स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में? एडवांस एक्सपेंस क्या है? पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो हमने एडवांस पे किया है इसका हमें फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलना है या नहीं मिलना? जो भी हमने 5000 पे किया है इसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलना है ना? बिल्कुल बेनिफिट मिलना है। तो क्या हुआ? ये हमारा इस साल में एसेट हो गया। तो इसका इफेक्ट कहां जाना है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। और कैश का इफेक्ट, कैश कम हुआ तो इसका इफेक्ट भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में है। तो मतलब हमारा 2016 के अंदर प्रॉफिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया इस एंट्री से। और बात भी ठीक है, नहीं आना चाहिए। क्यों? हमने भाई जब इस साल एक्सपेंस किया ही नहीं है, चाहे पैसे आपने दे दिए, एक्सपेंस तो नहीं किया। जब आपने एक्सपेंस ही नहीं किया तो 2016 के अंदर आपको वो प्रॉफिट कम नहीं करना चाहिए। हाँ, जब हम 2017 में जाके वो बंदा हमें आके अपनी क्लीनिंग सर्विसेज दे जाता है, तो अब हम क्या डबल एंट्री पास करेंगे? अब हम पास करेंगे, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, क्लीनिंग एक्सपेंस हमारा डेबिट होगा 5000 से, और एडवांसेस जो होंगे वो हमारे 5000 से क्रेडिट हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ कि भैया अब ये वाली एंट्री जो है वो हमारी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में जाएगी। ये एंट्री जो है वो हमारे प्रॉफिट को कम कर देगी। हालांकि ये पैसे हमने पिछले साल में दिए थे लेकिन प्रॉफिट इस साल में इसका कम हो रहा है। उसकी रीजन कि भाई ये एक्सपेंस इसी ईयर से रिलेट कर रहा है, पिछले साल से रिलेटेड है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री होती है एडवांस एक्सपेंसेस की। सिमिलर केस है इनकम का। अक्रूड इनकम क्या होती है बेटा? वो इनकम जो आपने अर्न तो कर लिया लेकिन अभी पैसे दिया है। सीधी सी एग्जांपल, डेटर हमारे जो हम
क्रेडिट सेल्स कर रहे होते हैं। ये क्या होती है बेसिकली? क्या हमारे पास पैसे आ चुके होते हैं? नहीं, लेकिन हमारी इनकम तो हम रिकॉर्ड कर चुके होते हैं। क्रेडिट सेल की एंट्री क्या है? डेटर, डेबिट और सेल्स क्रेडिट। बिल्कुल, इसको क्या कहते हैं? अक्रूड इनकम। ये वो इनकम है जो रिसीव तो नहीं हुई लेकिन अर्न हो चुकी है। जब ये अगले साल में हमें पैसे आ जाते हैं तो हम फिर क्या एंट्री पास करते हैं? कैश डेबिट कर देते हैं, डेटर क्रेडिट कर देते हैं कि भाई कैश हमारा बढ़ गया, डेटर कम हो गया। तो हमारा जिस साल में हमने इनकम अर्न की उस साल में देखिए एक एंट्री हमने डेटर की पास की, ये हमारी जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, जबकि ये हमारी एंट्री जाएगी एसओसीआई में, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में। तो हमने इसी साल में, जिस साल में 2016 में से कि हमने किया, उसी साल में इनकम रिकॉर्ड करके प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया हमने अपना। लेकिन नेक्स्ट ईयर में जब हमें पैसे मिले तो ये एंट्री भी बैलेंस शीट में है, ये एंट्री भी बैलेंस शीट में है। तो मतलब नेक्स्ट ईयर में इनकम स्टेटमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और मैचिंग कंसेप्ट भी यही कहता है। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट भी यही कहता है कि जिस साल की इनकम हो उसी साल में रिकॉर्ड कर लो। अनअर्न्ड इनकम क्या है? इसका अपोजिट, कि भैया हमें एडवांस पैसे आ गए लेकिन हमने अब तक सर्विसेज नहीं दी या अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं की। हमने एडवांस रिसीव कर लिया है, अपनी प्रोडक्ट सेल ही नहीं की। तो भैया एडवांस जब आता है तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो हमारे पास कैश डेबिट हो जाएगा, कैश आया, हमारे पास पैसे आए, और हमारे पास बदले में अनअर्न्ड इनकम आ जाएगी। ये हमारी क्या होगी? लाइबिलिटी होगी, अनअर्न्ड इनकम। अगर हमने एडवांस ले लिया है और अभी तक इनकम नहीं की, अभी तक हमने एडवांस ले लिया और उसको सर्विसेज नहीं दी, तो वो हमारी इनकम नहीं है जब तक कि हम उसको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो लिहाजा फिर इसकी एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट होगी नेक्स्ट ईयर में जाके। अब देखें ये दोनों एंट्रीज बैलेंस शीट के अंदर हो रही है, ये भी बैलेंस शीट के अंदर, तो मतलब इनकम स्टेटमेंट में इसका कोई फैक्टर नहीं। हमने एडवांस रिसीव किया, सर्विसेज नहीं दी, हमारी इनकम नहीं है, हम उस इनकम में प्रॉफिट शो ही नहीं करा रहे। नेक्स्ट ईयर में जब हम उसको प्रोडक्ट दे देंगे तो फिर हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? अनअर्न्ड इनकम को डेबिट कर देंगे। क्यों? ये हमारी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट होती है। अब अगर हम इसको कम करना चाह रहे हैं तो हम इसको डेबिट करेंगे, अनअर्न्ड इनकम को हम डेबिट कर देंगे, और सेल्स को हमारी क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे पता चला कि नेक्स्ट ईयर में इसका इफेक्ट तो बैलेंस शीट में जाएगा लेकिन इसका इफेक्ट इनकम स्टेटमेंट में चला गया। तो क्या हुआ हमारे पास? हमारे पास जो है वो एक रिकॉर्ड हो गया उसका, किस चीज का? हमने इनकम बेशक पिछले साल कैश लिया था उसका, लेकिन सर्विसेज या प्रोडक्ट इस बार दी है, तो हमारी इनकम अब ही जनरेट हुई है। तो लिहाजा ये छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर टोटल 4 चीजें करने वाली थी। नंबर 1 अक्रूड एक्सपेंस, नंबर 2 प्रीपेड एक्सपेंस। अक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमारी लाइबिलिटी होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमारा एसेट होते हैं। इसी तरह अनअर्न्ड इनकम जो होती है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, और अक्रूड इनकम जो होती है वो हमारा एसेट होता है। 4 चीजें हमने देखी और हमने उनकी काउंटर एंट्रीज भी देख ली, रिवर्सल भी एंट्री देख ली। सर सेल्स एंड सेल्स एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है? बेटा सेल्स हमारी इनकम होती है, सेल्स एक्सपेंस जो होते हैं ये वो एक्सपेंस होते हैं उस सेल को करने के लिए जो हम इनकर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमने 1,00,000 रुपए की अपनी कोई भी प्रोडक्ट, हमारे पास क्लॉथ थे, हमने सेल किए, ठीक है, ये हमने क्लॉथ 1,00,000 रुपए के सेल किए, लेकिन कस्टमर ने हमारे ऊपर शर्त ये रखी कि आप इसको मेरे घर तक पहुंचाएंगे। तो क्या हुआ? हमें 5,000 डिलीवरी चार्जेस देने पड़े। तो बेसिकली ये हमारी सेल्स थी, ये हमारे सेलिंग एक्सपेंस थे। तो नेट सेल हमारी 95,000 की ही कहलाएगी। ठीक है, समझ आई बात? सेल्स और सेलिंग एक्सपेंस में फर्क समझ आया? एक सेल को करने के लिए जो एक्सपेंस किए जाते हैं उनको सेलिंग एक्सपेंस कहा जाता है, ये सेल्स एक्सपेंस। क्लियर है? जी बेटा, इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए हम कॉस्ट ऑफ सेल के बाद सेलिंग एक्सपेंस डालते होते हैं। क्लियर है बच्चा?
सेल्स में से सेल एक्सपेंस माइनस कब करेंगे बेटा? यूं होता है बेसिकली, इनकम स्टेटमेंट का पैटर्न ये होता है। सेल्स, इनकम स्टेटमेंट का पैटर्न है, सेल्स हमारी, उसमें से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें शामिल है, यहाँ पे दो ओपिनियन है कि नंबर वन तो ये ओपिनियन है कि भैया सेलिंग एक्सपेंस भी, सर मेरे पेपर में एक्सपेंसेस में सेल्स एक्सपेंस लिखा हुआ है। जी बेटा, सेलिंग एक्सपेंस होता है ना। अब यहाँ पे दो ओपिनियन होती है, कुछ लोग तो कहते हैं कि डायरेक्टली आप कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर ही सेलिंग एक्सपेंस डाल के और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने से पहले आप इसको माइनस कर दो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सेल्स के बाद कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करो, फिर आप लेस करो इसमें से सेलिंग एक्सपेंस, फिर आप एडमिन एक्सपेंस लेस करो। ठीक है, और ये तब ही लेस होंगे जब ये इनकर होंगे, ना कि पेड होंगे। ठीक है, बाकी ये है कि अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हो रही हैं तो मुझे आप उसकी पिक्चर भेजें, आप किस क्वेश्चन की बात कर रही हैं, ताकि फिर मैं आपको डिटेल उसी में ही समझा दूं। ठीक है, ओके जी। आपने क्या करना है, इसकी यहाँ पे एग्जाम्पल्स मौजूद है, हर एक की ना एक अलग से एग्जाम्पल मौजूद है। मैं छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल का ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, सॉल्व आपने इनको खुद करना है। अच्छा, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, इसमें वो कहता है कि आसिफ सेटअप अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016। 2016 में आसिफ ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसने 31 दिसंबर अपना ईयर एंड रखा, मतलब उसके 12 महीने ये साल के 1 से 31 दिसंबर तक, 1 जैन से 31 दिसंबर तक कंप्लीट होते हैं। उन्होंने अपना एक टेलीफोन सिस्टम लगवाया जो कि 1 फरवरी 2016 को लगा। ठीक है, टेलीफोन चार्जेस आर टू बी पेड एवरी 3 मंथ्स इन एरियर। एरियर से क्या मुराद है? देखो बेटा, हमारे यहाँ दो तरह के काम चलते हैं। बाजुकात ये होता है कि हमें सर्विसेज दे दी जाती हैं, हम पूरा महीना यूज करते हैं और एट द एंड जाके हम उसका पे करते हैं पैसे। ठीक है, जब ये दूसरी सूरत ये होती है कि हमने पहले पैसे देने होते हैं, फिर पूरा महीना सर्विसेज यूज करते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जिस तरह के हम इलेक्ट्रिसिटी बिल है, क्या ये हम पूरा महीना यूज करने के बाद पे करते हैं या महीना शुरू होने से पहले पे करते हैं? बताएं। बाद में पे करते हैं, तो लिहाजा इनको अक्रूड एक्सपेंस कहा जाता है कि पहले हम पूरा महीना यूज करेंगे फिर पे करेंगे। लेकिन हमारा जो मोबाइल फोन है, क्या हम पहले यूज करते हैं बाद में लोड कराते हैं, या पहले लोड कराते हैं बाद में यूज करते हैं? अच्छा, ये मीटिंग खत्म होगी तो फौरन फिर